हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं और रेगुलरली सारे वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पर देख रहे हैं। आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं मोटिवेशन थ्योरीज। आप पहुंचे हैं पार्ट 7 पर और आज का हमारा टॉपिक है आउचीज थ्योरी Z। इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग और इजी बनाने के लिए बहुत सारी एग्जाम्पल्स मैंने आज के वीडियो लेक्चर में इंक्लूड कर दी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। माय डियर लर्नर्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मोटिवेशन थ्योरीज को एक सीक्वेंस में देखें ताकि आपको वो अच्छे से समझ आ जाए। पिछले सारे पार्ट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। टॉपिक को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, एजुकेशन को बढ़ाइए। तो क्या है ये थ्योरी? इस थ्योरी का नाम है थ्योरी Z। इसको बनाने वाले थे अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और मैनेजमेंट प्रोफेसर विलियम आउची। 1980s में उन्होंने इस थ्योरी को बनाया था। जब डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी X और Y आई, उसमें इनको काफी कमियां लगी और उन्हें इम्प्रूव करने के लिए इस थ्योरी को बनाया। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। इस थ्योरी के अंदर ज्यादा अहमियत दी गई स्टेबल एम्प्लॉयमेंट को। स्टेबल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है परमानेंट जॉब देना, हाई प्रोडक्टिविटी, ऐसा माहौल लोगों को देना जिससे लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़े, वो ज्यादा काम करें, और लोगों में मोरालिटी को बढ़ाना, यानी लोग एथिक्स प्रिंसिपल्स पर चलें, अच्छे और बुरे का फर्क पहचानें और सच्चाई की राह पर कंपनी के साथ जुड़ के चलते जाएं और कंपनी और अपनी तरक्की की तरफ ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। इस थ्योरी के अंदर एक नई अप्रोच दी विलियम आउची ने। उन्होंने बोला कि हर एक कल्चर के बहुत बहुत खूबसूरत पॉइंट्स हैं। पहले उन्होंने जापानीज कल्चर को स्टडी किया और फिर यूएस कल्चर को भी स्टडी किया और ये सजेस्ट किया अपनी थ्योरी में कि इन दोनों कल्चर की अपनी अपनी खूबियां हैं और कंपनीज को चाहिए कि वो इन खूबियों को कंबाइन कर दे, दोनों के अच्छे पॉइंट्स ले और उसके हिसाब से काम करें। इस थ्योरी के अंदर 3 मेन फीचर्स पाए गए। पहला था ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब यहाँ पर है एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना। सारे मेंबर्स एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें, कन्फ्लिक्ट को कम करें, मतभेद को कम करें, जिससे टीम वर्क की तरफ कंपनी चलती जाए। दूसरा फीचर था सबटैलिटी, जिसका मतलब होता है एक दूसरे की तरफ सेंसिटिव होना, एक दूसरे के सुख दुख को समझना और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना। तीसरा फीचर था इंटीमेसी। इसका भी ये मतलब है कि एक दूसरे के साथ जुड़ के चलना, सपोर्ट करना जब जरूरत हो और सेल्फिश नहीं बनना, अपनी सेल्फिशनेस को छोड़ के अनसेल्फिश होना और दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करना। तो ये थे 3 मेन फीचर्स जिसके ऊपर विलियम आउची ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया। अपनी थ्योरी के अंदर इन्होंने काफी चीजों को कंपेयर किया और कंपनीज को कुछ नाम दिए, जैसे कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी थी, यानी अमेरिका की कंपनीज थी, वो इंडिविजुअलिज्म का पालन करती थी। वो ये मानती थी कि इंडिविजुअल अपने ऊपर ध्यान दे, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे। तो ऐसी कंपनीज को इन्होंने नाम दिया टाइप A। दूसरी तरफ जो जापान की कंपनीज थी, वो अपने कल्चर को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करती थी और ज्यादा ध्यान देती थी कलेक्टिविज्म के ऊपर, यानी मिलजुल के काम करने के ऊपर। इस तरह की कंपनीज को उन्होंने नाम दिया टाइप J। जब विलियम आउची ने ये कंपैरिजंस कर लिए तो इन कंपैरिजंस के बाद कई सारे आइडियाज उनके माइंड में जनरेट हुए और 1981 में उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम रखा थ्योरी Z
हाउ अमेरिकन कंपनीज कैन मीट द जापानीज चैलेंज, और सारी थ्योरी को इसमें लिख दिया। और ये बोला कि मैनेजमेंट को चाहिए कि वो एक ऐसी सोच बनाए जिसमें हर एक एडवांटेज हो दोनों सिस्टम्स की, क्योंकि दोनों में काफी खूबियां थी। और यही बात उन्होंने मैनेजमेंट्स को अपनाने को बोला। अब हम दोनों टाइप्स को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं टाइप ए के साथ। टाइप ए, अब याद रखना, जो अमेरिकन कंपनीज थी वो थी टाइप ए। उनके अंदर ये देखा गया कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के बीच में एक ही भावना होती थी कि ज्यादा देर तक जुड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, काम छोड़ के दूसरी जगह चले जाओ। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म कर देना। एम्प्लॉयमेंट को जब दिल करे खत्म कर देते थे। दूसरी तरफ उनमें ये भी सोच थी कि जो कमिटमेंट्स होती हैं वो शॉर्ट टर्म होती हैं। पूरी जिंदगी के लिए एक जगह रुक के रहने की जरूरत नहीं है जॉब में। साथ ही साथ जो ये कंपनीज थी टाइप ए वाली, ये एम्प्लॉइज को सिर्फ और सिर्फ कॉग्स की तरह यूज करती थी। जैसे मशीन के अंदर कोई पुर्जा लगा होता है ना, तो बस यही वो मानते थे कि हमारी कंपनी में प्रॉफिट बनाने के लिए लोगों की जरूरत है। जैसे ही वो प्रॉफिट कमा के दे दें, उन्हें नौकरी में रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइप ए कंपनीज का विश्वास था कि डिसीजन मेकिंग एक इंडिविजुअल की जिम्मेवारी है, और जो डिसीजन लेगा वही तो उसके लिए जवाबदार होगा, अकाउंटेबल होगा। और परफॉर्मेंस अप्रेजल करते समय भी एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को ही देखा जाएगा, टीम का नामो निशान टाइप ए के अंदर नहीं था। करियर पाथ को बहुत ही स्पेशलाइज्ड रखा गया था, और एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने का कोई स्कोप नहीं था। एक चीज के ऊपर एम्प्लॉय स्पेशलिटी करते थे और सारी जिंदगी उसी के ऊपर नौकरी करते थे। परफॉर्मेंस को जब अप्रेज किया जाता था तो ये देखा जाता था कि शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव हुए, और बहुत तेजी से प्रमोशंस दिए जाते थे जो लोग टारगेट्स को अचीव करके दिखा देते थे। तो ये थी टाइप ए कंपनीज। इसके साथ ही टाइप ए कंपनीज कंप्लीट हुई। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप जे कंपनीज, यानी जापानीज कल्चर वाली कंपनीज। वो इससे बिल्कुल उल्टा सोचती थी। जैसे कि टाइप ए सोचती थी कि कमिटमेंट नहीं करनी, जब मर्जी नौकरी छोड़ दो। टाइप जे कहती थी कि नहीं, लॉन्ग टर्म जॉब दो, लोगों को परमानेंट जॉब दो ताकि उनकी जॉब सिक्योरिटी की नीड्स पूरी हो और वो हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाए। और दूसरी बात ये सोची जाती थी कि अगर लोगों को पक्की नौकरी दी जाएगी तो वो कंपनी की तरफ लॉयल हो जाएंगे, कभी भी धोखा नहीं देंगे कंपनी को। लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट्स थी, यानी जब तक आप में जान है नौकरी करने की, आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी कंपनी को सर्व करते जाएं। परफॉर्मेंस अप्रेजल का सिस्टम काफी स्लो होता था। प्रमोशन तो मिलते थे लेकिन काफी समय की परफॉर्मेंस चेक करने के बाद। कंट्रोल के मेथड्स जो थे वो इनफॉर्मल थे, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो नहीं होते थे। लोगों में ग्रुप की भावना जगाई जाती थी, और करियर पाथ नॉन स्पेशलाइज्ड होता था, यानी लोगों को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जाके काम करना भी सिखाया जाता था। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एक लाइक भी जरूर कीजिएगा, और वीडियो को भी शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। जब विलियम आउची ने इन दोनों टाइप्स के फीचर्स ध्यान से पढ़े तो उनको क्लब करते हुए दी थ्योरी Z, और इसके अंदर सजेस्ट किया कि हर एक मैनेजर की ये ड्यूटी है कि वो एम्प्लॉय के पोटेंशियल, यानी उसमें कितनी काबिलियत है, इस चीज को पहचाने और बार बार कोशिशें करे लोगों के पोटेंशियल को बढ़ाने की। उनकी जॉब इनलार्जमेंट करे, उन्हें नए नए चैलेंजेस दे, जॉब में नए नए फीचर्स दे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और समय समय पर ट्रेनिंग भी दे। मैनेजर की ये ड्यूटी है कि वो अपने एम्प्लॉइज में नए नए स्किल्स डालता चला जाए। अब बारी आ गई मेन बात की कि कौन से नए फीचर्स इस थ्योरी में दिए गए। सबसे पहला फीचर दिया गया म्यूचुअल ट्रस्ट का, यानी लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें। ओपननेस, एक दूसरे से अपने आइडियाज खुल के डिस्कस करें। लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट दी जाए ताकि लोग लॉयल बने, और कोशिश की जाए लोगों के बीच में अच्छी रिलेशनशिप्स बनाने की। हॉलिस्टिक कंसर्न, यानी हर बंदा सच्चाई के ऊपर चले,
कंपनी एम्प्लॉयज के लिए अच्छा सोचे और एम्प्लॉयज कंपनी की तरक्की के लिए। ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट करें, एक दूसरे से बातचीत करें, टीम बना के काम करें। और कंसेंसस का मतलब होता है सहमति। डिसीजन लेने से पहले सब लोगों की सहमति करवाई जाए। इस थ्योरी ने बीच का रास्ता बताया कि ना तो ओवर स्पेशलाइजेशन कराओ और ना ही स्पेशलाइजेशन को बिल्कुल छोड़ दो। मॉडरेट एवरेज स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। इंडिविजुअल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो ताकि वो अपने काम को अच्छे से करे, लेकिन बहुत ध्यान रखो कि लोगों में कोऑर्डिनेशन भी हो, तालमेल भी बना रहे। किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो ना किया जाए। कंट्रोल इनफॉर्मल हो, स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनाने। लेकिन जब प्रमोशन करना है या कोई मेजर चेंज लाना है, उसके लिए फॉर्मल प्रोसेस बनाया जाएगा। तो मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा चार्ट बनाया है जिसमें मैंने आपको ये समझा रही हूँ कि थ्योरी जेड को हाइब्रिड सिस्टम बोला गया क्योंकि इसमें दो थ्योरीज को मिक्स किया गया। देखिए, अमेरिकन कल्चर में से इंडिविजुअल की फ्रीडम, रिस्क टेकिंग और क्विक डिसीजन मेकिंग का फीचर ले लिया गया। जापानीज कल्चर में से लिया गया जॉब सिक्योरिटी का फीचर, साथ के साथ ग्रुप डिसीजन मेकिंग का और होलिस्टिक कंसर्न यानी एम्प्लॉयज की तरफ अच्छी सोच रखना, उनके भले का सोचना। तो इस तरीके उभर के आई थ्योरी जेड। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं एक केस स्टडी की मदद से आपको इसे डिटेल में बताऊंगी, इसकी प्रैक्टिसेस, क्या क्या एनालिसिस और फैक्ट्स होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की केस स्टडी। केस स्टडी है एबी लिमिटेड के बारे में जो कि इंडिया में है और उस कंपनी ने डिसाइड करा कि हम थ्योरी जेड को यूज करेंगे। अब उसी तरीके से वर्क प्लेस को डिजाइन किया गया। अब यहाँ तो डिजाइन करना था जापानीज पैटर्न के हिसाब से क्योंकि दोनों को मिक्स जो करना था। तो सबसे पहला डिसीजन ये लिया गया कि कंपनी ओपन ऑफिसेज बनाएगी, जो जहाँ बैठ के काम करना चाहता है वहीं करे, कैबिन में बैठने की जरूरत नहीं है। लोगों में म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाने के लिए ऐसा माहौल दिया गया कि स्टाफ मेंबर्स इकट्ठे बैठें और इश्यूज को डिस्कस करें। दूसरा मेजर बात ये देखी गई कि एक कॉमन कैंटीन बनाई गई जहां पर हर इंसान, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, टॉप, मिडल या लोअर, वहीं बैठ के खाना खाता था। इसका क्या नतीजा हुआ, चलिए देख लेते हैं। इसका पहला फायदा ये हुआ कि लोगों में स्टेटस इक्वालिटी हुई, ऊंचे नीचे की भावना खत्म हो गई। और जैसे सब लोग इकट्ठे बैठ के बातें करते थे, इससे टीम वर्क की भावना जनरेट हुई। आइडियाज को ओपन में डिस्कस करना और आगे बढ़ाना, ये भावना सबके अंदर जनरेट होती चली गई। अब जैसे कि हमने पढ़ा होलिस्टिक कंसर्न के बारे में, तो उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के लिए एक जिम बनाया। साथ के साथ एक डॉक्टर को भी अपॉइंट किया जो हर हफ्ते आके लोगों को डाइट के बारे में सलाह देता था। कंपनी ने लोगों को ये समझाया कि अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी तो अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे, अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और ये देखते हुए कंपनी को बहुत फायदा हुआ, एम्प्लॉयज हेल्दी हुए और कंपनी की तरफ भी अपनी सोच बेहतर करते चले गए। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको ये टॉपिक केस स्टडी की मदद से अच्छे से समझ आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब कुछ कमियां इस थ्योरी की भी निकल कर आई। पहली तो बात है लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट की, और ये देखा गया है कि कभी कभी लोग पक्की नौकरी मिलने के बाद अपनी नीड्स की जो है वो ड्राइव आगे नहीं ले जा पाते, हायर लेवल नीड सेटिस्फाई नहीं होती और लोगों की प्रोडक्टिविटी डाउन होने लग जाती है। और एक कॉमन कल्चर बनाना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, और जो लोग काम में अच्छे नहीं हैं उन्हें हमेशा के लिए काम पे क्यों रखा जाए। और एक स्ट्रक्चर नहीं बनाना, बोला गया स्ट्रक्चरलेस बनाओ, तो ये भी है कई सारी प्रॉब्लम्स का जरिया। लोग मनमानी करेंगे। हर एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करते हुए अगर कंपनी डिसीजंस लेगी तो बहुत टाइम वेस्ट होएगा और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस स्लो होता चला जाएगा। साथ के साथ हर एक कल्चर को ये थ्योरी सूट नहीं करती, क्योंकि जापानीज और अमेरिकन कल्चर हो सकता है उस देश के कल्चर के साथ मैच ना करे। तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द।